हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग सीआरपीसी के सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, हम लोगों ने 11th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 12th चैप्टर पढ़ेंगे और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। आप ज़रूर उनको भी देखिएगा। किसी भी टाइप की आपको क्वेरी होती है तो यू डेफिनेटली कमेंट करिएगा और हम लोग ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। और अगर लगता है कि उसका वीडियो बनाना चाहिए तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। और जैसे आम आदमी हैं, उनको ऐसे जानकारियाँ नहीं होती हैं, उन लोगों के लिए भी हम छोटी छोटी जानकारी भी लेकर के आ रहे हैं। जो मतलब कि इस टाइम चल क्या रहा है, क्या न्यूज़ेस चल रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो लॉ स्टूडेंट के लिए एज वेल एज़ किसी नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 12, जो कि बोलता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें सेक्शन 154 से 176 तक के है। आज हम लोग इसके हाफ सेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसको हम मतलब कि ऐसे रीड करके नहीं छोड़ सकते या सिर्फ सुन के नहीं छोड़ सकते। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस के लिए हो, चाहे वो प्री के लिए हो। और अगर कोई बच्चा एडवोकेसी भी करना चाहता है तो उसको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मालूम होने चाहिए, है ना। और किसी भी लॉ स्टूडेंट को भी ऐसे ये मालूम होने चाहिए। उनको पास मतलब कि देखिए, पुलिस को जवाब देने के लिए हमारे पास लॉ की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी अच्छी और साफ़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा चैप्टर है जो कि पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और उसमें वो इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में पावर कितनी है, क्या पावर्स मिली हैं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो हम लोगों ने सेक्शन 41 में जो चैप्टर 5 में हाउ अरेस्ट वाला चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने पुलिस की अरेस्ट का जैसे विदाउट वारंट कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। आज पढ़ेंगे पुलिस के कौन सी पावर्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। चलिए अपनी बेयर एक्ट उठाइए और बेयर एक्ट ज़रूर रीड करिए। एक बार आपने वीडियो सुन लिया, उसके बाद बेयर एक्ट ज़रूर रीड करिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वरना आज आपने पढ़ा तो कल स्किप हो जाएगा, ये कंफर्म है। मैं पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि बेयर एक्ट ज़रूर से ज़रूर रीड करें ना। चलिए सेक्शन 154 खोलिए। बोलता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जो कि 3 साल से ज़्यादा के जो हीनियस ज़्यादा क्राइम होते हैं, जिसमें बेल नहीं मिलती है, वो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें कि पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे केसेस आते हैं, ऐसी केस की इंफॉर्मेशन आती है, तब क्या करेंगे। तो चलिए इसको पढ़िए। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन आती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की, तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचेगी। तो जो पुलिस इंचार्ज हैं वो उसे ओरली, या तो वो पर्सन जो इंफॉर्मेशन लाया है वो तो ओरल देगा, या तो वो रिटन देगा, है ना। अगर मान के चलिए, देखिए, पुलिस इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का इन्फॉर्मेशन आई, वो पर्सन ओरली देगा या तो रिटन देगा, 2 ही मीडियम में दे सकता है। तो अगर ओरल है तो इसको राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, राइटिंग में करेंगे, है ना। जैसे अब मतलब कि ओरल किसी ने दिया है तो उसको रिटन राइटिंग में तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे हम लोग पुलिस डायरी तैयार करती है, उसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक। अब जो इन्फॉर्मेशन लेकर क्या है उसके यहाँ पे साइन कराए जाएंगे। उसमें जो FIR की है जिस पर्सन ने, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देंगे, और जो कॉपी दिया है उसको रीड कर, जो मतलब कि इंफॉर्मेशन दी है जिस पर्सन ने, उस पर्सन ने कि जो बोला है उसको एक बार पढ़ के सुनाएंगे कि भैया आपने ये बोला है, आप क्या ये वर्ड्स हैं। तो यानी रीड लिख देते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि जैसे उस पर्सन को रीड करके सुनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे,
रिटर्न कर रहे हैं ना, तो अपनी डेली डायरी जो उनकी जो डायरी होती है उसमें लिखेंगे, डायरी लिख देते हैं। और डायरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की है उस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ ये पूरा सेक्शन, ठीक है। देखिए, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की आई इंफॉर्मेशन, है ना। कोई भी पर्सन लाएगा, अपने आप उड़ के तो आएगी नहीं, एक कॉमन सी बात है। तो आगे इंफॉर्मेशन, तो पुलिस इंचार्ज क्या करेंगे, ये पर्सन है, ये लेकर के आए, इन्होंने ओरल या तो रिटर्न दिया, चलिए ओरल दिया तो उसको रिटर्न में रिड्यूस करेंगे, वही डायरी में लिखेंगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आई है, ऐसा है। उसमें उस पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन लाए है उसकी साइन कराएंगे। उसके बाद उसको फ्री कॉपी प्रोवाइड करा जाएगा, विदाउट किसी पैसे को पे किए हुए उसको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। और वो जो उसने इंफॉर्मेशन में दिया है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि ये चीज़ें आपने बोली हैं, ये आपके ही वर्ड्स हैं ना, उसी पे ही साइन कराएंगे। और उसे डायरी में भी मेंटेन करेंगे जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डायरी को तैयार किया जाता है, ठीक। अब इसका प्रोविजो बोलता है, जैसे मान के चलिए, अब ये जो नेक्स्ट प्रोविज़न है ये हमारा वीमेंस के लिए है। हम लोगों ने जैसे पीछे वीडियोस पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि अगर वीमेन है तो उसके लिए वीमेन ऑफिसर ही होनी चाहिए, और ऐसे चीज़ें हम लोगों ने कई पढ़ी थी। उसी तरह हर एक उस पर ही मतलब कि वीमेंस का अलग चीज़ें होती हैं ना। तो अगर जैसे प्रोविज़न देखिए, अगर कोई भी ऐसी अगेंस्ट वीमेन की आती है तो इसको वुमन की कोई आई है इंफॉर्मेशन तो वीमेन ऑफिसर होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोग CRPC पढ़ रहे हैं तो ये कॉमन सा फैक्ट है, आप इसको कंफर्म दिमाग में डाल लीजिए। अगर वीमेन का केस है तो वीमेन का होना ज़रूरी है। अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो वीमेन ऑफिसर का होना ज़रूरी है, उसके सुपरविज़न में होना चाहिए। ये सब मतलब कि फ़िक्स है कि वीमेन का वीमेन ही होना ही चाहिए, ठीक। आगे के फर्दर प्रोविजंस हैं, जैसे कि उसमें बताता है अगर मान के चलिए कोई भी वीमेन है, उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस होता है, कोई भी या वो देखती है, तब क्या करेंगे। और मान के चलो वो डिसेबल है, वो मेंटली या फिज़िकली टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबल हो गई है, तो क्या करेंगे। एक मिनट देखिए, मैं आपको ये ऐसे ही समझा देती हूँ जैसे इसमें बताया है। अगर कोई भी महिला है, वो उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, या मान के चलिए वो विटनेस है, सोचिए मतलब उसका एग्जामिनेशन लेना है या उसकी रिपोर्ट हमें लिखनी है, पुलिस को लिखनी है, तो क्या करेंगे। तो अगर महिला की है, अगर वो मान के चलिए उसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, पर वो अब क्या हुआ, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या ये हो सकता है कि वो टेम्परेरी हो, यानी कुछ समय के लिए हो, जो कि आगे ठीक हो सकती है, या तो वो परमानेंट डिसेबल हो गई हो किसी चीज़ से, लेकर मतलब पागल हो गई हो, जो कि अब सही होना मुश्किल है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो क्या करेंगे, उसके घर जाएंगे, जो या तो वो जहाँ बोलेगी उधर, या तो उसके घर जा कर के उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ इसमें बोलता है जब वो अपना वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करा रही होगी तो उसे इंटरप्रेट कराया जाएगा, है ना, और स्पेशल एजुकेटर को भी साथ में ले जाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोलता है हमारा B, इसका A हमारा ये महिला वाला बोलता है, B बोलता है इंफॉर्मेंट जो है, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। हमारा C बोलता है अगर मान के चलिए पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है आपके इस कॉग्निजेबल ऑफेंस की, आप जो ले करके गए हैं इंफॉर्मेशन, पुलिस लिखने से मना कर देती है, तब आप क्या करेंगे। तो इसमें पढ़िएगा क्लॉज 3, एनी पर्सन अग्री बाय रिफ्यूज़ल ऑफ पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। देखा, अगर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से मना करती है तो आप बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं, ठीक है।
और फिर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन वो कराएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और जैसे मैंने बताया, इसको पढ़ने के बाद रीड एक बार ज़रूर करिएगा, आपकी आंसर राइटिंग में भी बढ़िया होगा और मतलब आपकी नॉलेज की भी बढ़िया है। जैसे कि अब मान के चलिए इंफॉर्मेशन हम एफआईआर करने गए हैं एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट या एज अ एक स्टूडेंट के उसमें, तो हमें लॉयर एडवोकेट को हटाते इस वक्त, अगर स्टूडेंट कोई लिखने गया है उस एफआईआर, उसको मालूम ही नहीं है, अगर पुलिस ने रिफ्यूज़ कर दिया नहीं लिखेंगे चलो जाओ, तब क्या करेंगे? तब तो कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको मालूम है कि उसके बाद हम बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं, उससे हमारा काम हो सकता है, तो हम ज़रूर करेंगे, वो कर देंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, है ना। इसलिए जानकारी, नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारा है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पर एक आप एविडेंस जब पढ़ोगे या अपने स्कूल में या आप हमारे चैनल पे पढ़ोगे अपने इंस्टीट्यूट में, तो आपको बताया जाएगा एफआईआर, हमारी जो एफआईआर है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। मतलब इसे हम एविडेंस के रूप में नहीं मानेंगे कि ये बल्कि जो मतलब इम्पॉर्टेंट सबूत होता है उसको नहीं मानेंगे, इसको हम जो देखिए इसमें लिखा है, आगे आप पढ़ेंगे जब कमेंट सेक्शन में बेयर एक्ट में देखोगे तो इसमें लिखा है एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड इज़ नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज़ ओनली यूज कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबरेट द मैटर ऑफ। देखें, जैसे कि एफआईआर हमारा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, मतलब कोई बहुत मतलब कि इसको हम एविडेंस नहीं मानते हैं मतलब कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मानते हैं, तो एफआईआर लेकिन हम इसलिए कराते हैं, इसलिए वो काम आती है कि कोरोबरेट करा सके, कॉन्ट्राडिक्ट करा सके। इसका मतलब ये होता है, मान के चलिए जैसे कि हमने जाकर के किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लिखवाई, वो कुछ मेरे से रिलेटेड है तभी मैंने जाकर रिपोर्ट लिखवाई है, तो अगर जब आगे हम कोर्ट में जाते हैं और हमारे उसमें वर्ड्स बदलते हैं, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मेरा नाम पूजा है, मैं यहाँ रहने वाली हूँ और मैंने ये देखा, पर मैं कोर्ट जाकर के मेरे बयान बदल जाते हैं कि मेरा नाम कुछ और है और मेरा ये वो है, मैंने ये नहीं देखा या मैंने ये देखा या मैंने उसमें और चीज़ें बढ़ा दी, तो इससे पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले एफआईआर में लिखी गई थी उसमें या फिर बनावट है या फिर जो अब दी जा रही है उसमें बनावट है। इससे जो एक्यूज्ड को पकड़ना थोड़ा आसानी हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट करा जा सकता है कि आज आप ये बोल रहे हैं, उस दिन आपने ये लिखवाया था, तो ये क्यों? अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो वही लिखवाएगा और वो वही बताएगा, कॉमन सी बात है, इसलिए ये यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारा 155। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा 154 पढ़ा, जिसमें कि बताते हैं अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है तब पुलिस के पास ये पावर्स हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन बताता है अगर किसी भी ऐसे ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी इंफॉर्मेशन आती है तब क्या करेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हैं जिनको मतलब कि कम हीनियस नेचर के क्राइम होते हैं, जिसमें कम सज़ा होती है, वो वाले केसेस में अब क्या करेंगे। तो अच्छा हाँ, तो पहला हमारा सेक्शन बोलता है, क्लॉज बोलता है कि व्हेन इंफॉर्मेशन इन, देखिए अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है तो उसे नोट, देखिए क्लॉज 1 बोलता है अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आती है तो ऑफिसर इंचार्ज लिखेंगे और उसे क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। सिंपल से सिर्फ इतना ही बोलता है कि देखिए when information is given to an officer in charge of a police station of commission within a limit of station non-cognizable offense, he shall enter substance of information book। देखिए बुक में जो उनकी बुक है उसमें वो नोट डाउन करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट आई है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो बुक को प्रिस्क्राइब किया है उसके मैनर को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब की है, ठीक।
इन हिज बिहाफ रेफर इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट। सिंपल सी यही बात है, जो कि इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आई है वो उसको ऑफिसर इंचार्ज जो बुक में लिख के मतलब अपनी बुक में एंट्री करके उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। ठीक। क्लॉज 2 बोलता है पुलिस के पास क्लॉज 2 ये है, पुलिस के पास पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। समझ में आया? मतलब जो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को फ्री है, आप मतलब कि किसी ना मजिस्ट्रेट की इजाज़त चाहिए ना कुछ चाहिए, आप पुलिस चली जाएगी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं है ऐसा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ना विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है ना विदाउट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। क्लॉज 2 बोलता है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग एंड सच ऑर्डर एक्सरसाइज पावर एंड। देखिए क्लॉज 3 बोलता है अगर मान के चलिए ऐसी, जैसे कि हम लोगों ने क्लॉज 1 में पढ़ा कि अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज डायरी में नोट करके उसको फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। तो क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर मान के ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर इंक्वायरी करना ज़रूरी है, तब वो पुलिस को एम्पावर कर सकते हैं कि आप इसको जाइए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, एक्सेप्ट पर उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक। क्लॉज 3 समझ में आया? फिर से एक बार बताती हूँ। अगर मान के चलिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो उन्हें पुलिस को एम्पावर कर सकते हैं। क्लॉज 2 बोलता है कि नहीं है पावर, लेकिन मजिस्ट्रेट एम्पावर कर सकते हैं, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक। क्लॉज 4 पढ़िए तो वो बोलता है वेयर अ केस रिलेट्स टू अ मोर ऑफेंस विच लीव्स वन कॉग्निजेबल केस डीम्ड। देखिए क्लॉज 4 बोलता है मान के चलिए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ये भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो अब ये सोच रहे हैं ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या आता है, मैम ने तो ये बताया नहीं। तो भैया आप इसका शेड्यूल 2 खोल के देखिएगा। ये शेड्यूल जो 2 है ना, सब में कॉग्निजेबल कौन से नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं सब कुछ इसमें दिया हुआ है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद भी बहुत ही मतलब ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि इसकी क्या कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल में आते हैं, कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। ठीक, चलिए तो क्लॉज 4 ये है कि मान के चलिए कोई ऑफेंस ये किया तब चार्ज क्या होगा, उसका क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो ये क्लॉज 4 बोलता है अगर आपने 4 क्या 5-6 नॉन कॉग्निजेबल केस किए हैं, ऑफेंस किए हैं, एक कॉग्निजेबल किया है, तो उस पूरे केस को, सारे केस को कंसीडर किया जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह। ठीक, क्लॉज 155 में इतना ही है। 156 हमारा बोलता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर्स के पास क्या पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो उनके पास ये है विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देखिए एनी ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केसेस which a court having jurisdiction over a local area within limit station have inquired to try under chapter 13. Clause 2, no proceeding of a police officer is in any such case shall be staged be called caution ground. देखिए हमारा 56 हमारा बोलता है कि विदाउट मजिस्ट्रेट के, पहला हमारा क्लॉज ये हो गया विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक,
नेक्स्ट क्लॉज बोलता है कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। थर्ड बोलता है मान के चलिए एफआईआर नहीं की है तो लास्ट देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा, अगर एफआईआर को पुलिस इंचार्ज नहीं नोट करता है तो हम एसआई के पास, पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास भेज देते हैं, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज देते हैं। अगर वो भी नहीं होता आप 190 में भेज सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट को ले करके। ठीक, इसमें क्लॉज 3 में यही लिखा है, एनी मजिस्ट्रेट इन पावर अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन अबव मेंशन। अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर ये सब मना हो जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं 190 के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स ले सकते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 157 बताता है प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, है ना। पहले हम लोगों ने कॉग्निजेबल ऑफेंस का पढ़ा, क्या इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तब क्या करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉन कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन आती है तब क्या करेंगे, है ना। अब फिर अब इसमें प्रोसीजर बताया है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है। तो किसी भी पुलिस इंचार्ज ने इन्वेस्टिगेशन किया, है ना, पीआई, है ना, पुलिस इंचार्ज ने इन्वेस्टिगेशन किया। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भाई इन्वेस्टिगेशन की है तो उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, कॉमन सी बात है। अगर ये नहीं बनाई जाएगी तो फिर इन्वेस्टिगेशन का काम क्या है ना। तो उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट तैयार करा जाए, उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। ठीक, क्लॉज 1 यही बोलता है। उसका प्रोविजन बोलता है अगर देखिए अब इन्वेस्टिगेशन हुई, मालूम चला कि जो केस का नोट वो आया है, मतलब कि जो भी रिपोर्ट आई है तो वो लगता है कि ये सीरियस नेचर का नहीं है। दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक सीरियस नेचर का मतलब कि लगता है कि हाँ ये केस हुआ है, ये हो सकता है, इसमें क्या करना है, और ऐसा लगता है कि अरे यार ये केस नहीं बनता, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तब क्या करेंगे। तो ये दो सिचुएशन है। तो पहले लिखते हैं सीरियस नेचर और ये नो सफिशिएंट ग्राउंड। देखिए पहले अभी हम लोग यही पढ़ते हैं, अगर मान के चलिए सीरियस नेचर का नहीं है कोई तो उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको रोक दी जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उसकी जो सफिशिएंट, देखिए अब इसकी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म रोका जा रहा है, सीरियस नेचर की नहीं लग रही है तो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी ना कि भैया ये हमें लग रहा है कि ये सीरियस नेचर के नहीं है, इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी केस प्रोसीडिंग्स हैं उसमें नहीं होनी चाहिए, रोक देनी चाहिए हैं, तो उसको रोक दी जाएगी, उसको ख़त्म कर दी जाएगी, है ना। ठीक, और साथ में उसका ग्राउंड भी तो लिखा जाएगा, रीज़न लिखा जाएगा क्यों आपने इसको नॉट सफिशिएंट कहा, क्यों ये ज़रूरी नहीं है भाई, क्यों। ऐसे थोड़ी ना कह देंगे यार सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले और इसमें कोई केस नहीं बनता, ख़त्म कर दिया। भाई आपने क्या क्या किया, क्या अज्यूम किया, क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही तो यही है कि मतलब उसको सर्च किया जाए, उसमें एविडेंस कलेक्ट किया जाए, यही सब तो है इन्वेस्टिगेशन में। तो उसका ग्राउंड लिखा जाएगा, क्यों आपने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है केस के लिए, क्यों इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं करी जानी चाहिए। ठीक है, इसका प्रोविज़न बोलता है, जैसे कि इसका प्रोविज़न बताती हूँ। अब प्रोविज़न इसका नेक्स्ट जो प्रोविज़न इसका रेप का बताता है, रेप का। तो देखिए अगर रेप का केस है, ठीक, उसमें जो विक्टिम है उसके जो मतलब स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, पहली बात, है ना। साथ में विक्टिम की, अगर विक्टिम चाहती है, प्रोविज़न है इसका, रेप की विक्टिम है, ठीक, तो पहली बात उसका जो मतलब कि उसका इन्वेस्टिगेशन और उसके बयान और रिकॉर्ड करना होगा, स्टेटमेंट वगैरह, तो उसके होम में
या तो वो जो विक्टिम है वो जहाँ चाहती है वहाँ पे, यानी हर चॉइस। ठीक है। और साथ में साथ एज़ यूजुअल पुलिस महिला होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर महिला पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। साथ में इसकी जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसकी कंसेंट होनी चाहिए। अगर मतलब कंसेंट यानी उसकी मतलब की सहमति होनी चाहिए। तो आप अगर मान के चलिए वो मतलब कि वो नहीं दे पा रही है या वो नहीं एबल है बोलने के, तो जो उसके गार्जियन उसके पेरेंट्स हैं वो उसको दे सकते हैं कंसेंट। ठीक, पहले तो ये समझिए, अगर कोई भी रेप विक्टिम है तो उसके घर जा कर के या तो वो जहाँ बोलेगी वहाँ जा कर के आप उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। महिला पुलिस होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी कंसेंट या तो उसके, अगर वो एबल नहीं है तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके कंसेंट से कर सकते हैं। साथ में जब ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसमें उसके फादर या मदर, उसके पेरेंट्स या गार्जियन के उसके प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और साथ में देखिए, या तो पेरेंट्स हैं या तो गार्जियन है या तो नियर रिलेटिव्स हैं या तो साथ में लिखा है सोशल वर्कर्स ऑफ लोकेलिटी। अगर वहाँ के सोशल वर्कर्स हैं उस लोकेलिटी में तो वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। क्लॉज 2 बोलता है हमारा जैसे कि हमारा क्लॉज 2 ये है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि प्रोसीडिंग अगर ग्राउंड्स नहीं मिले तो प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएंगे, है ना। तो मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ। इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लॉज ए बी ऑफ द प्रोविजन 2 subsection 1, the officer in charge of police station shall state in his report his region not full complying with the requirements of the section, and in case mentioned clause said provision the officer shall forthwith notify informant the manner। देखें, अगर मैंने अभी बताया कि अगर इन्फॉर्मेशन मतलब लगती है कि इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए तो उसमें ग्राउंड्स लिखा जाएगा, है ना। ग्राउंड्स लिखा जाएगा कि आप मतलब कि इस आपकी इन्वेस्टिगेशन को रोक दी गई है क्योंकि इसमें सफिशिएंट नहीं ग्राउंड्स मिले और प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। तो जो इंफॉर्मेंट है उसके पास उस इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा कि आपकी प्रोसीडिंग्स रोक दी गई हैं क्योंकि सफिशिएंट ये नहीं मिला, क्योंकि मतलब जो भी रीजन है उसको भेज दिया जाएगा। आ जाइए, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 158 जो कि रिपोर्ट हाउ सबमिट। अब रिपोर्ट को कैसे सबमिट किया जाएगा ये बताता है। और रिपोर्ट कैसे सबमिट किया जाएगा, पहली बात तो हम लोगों ने मतलब कि पढ़ा कि ऑफिसर इंचार्ज ने मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स तैयार की, तो रिपोर्ट्स मजिस्ट्रेट को भेज दी। ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। चलिए देखें, अगर किसी ने पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वो मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। लेकिन जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, समझिएगा। ठीक, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेज दी। ठीक, अब वो चेक करेंगे। अब हो सकता है उसमें उन्हें लगता है कि सफिशिएंट है, कि ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मतलब कि इसमें कुछ लगता नहीं है कि बचा हुआ है, और या फिर ये हो सकता है कि शायद अभी इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए और एविडेंस मिल सकते हैं, तो वो इनसफिशिएंट। अगर मान के चलिए सफिशिएंट होता है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर लगता है कि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और इन्वेस्टिगेशन इसमें रिक्वायर है, तब उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक, अगर सफिशिएंट है तो मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा, अगर इनसफिशिएंट है तो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 159 जो कि बोलता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो देखिए, मजिस्ट्रेट के पास आई
रिपोर्ट आई, वही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई, ठीक। फिर तो वो क्या देखिए मजिस्ट्रेट के पास आती है तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए। देखिए सुपीरियर ऑफिसर को लगा कि कंप्लीट है, चलो भेज दिया, लेकिन उन्हें लगता है मजिस्ट्रेट के पास आई जब उनको लग रहा है कि इसमें और इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उसमें और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, और अपने सबऑर्डिनेट को वो डिप्यूट कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, है ना। और या देखिए मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन आई, मतलब रिपोर्ट्स आई, तो वो पहली बात अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकते हैं, डिप्यूट कर सकते हैं कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, ठीक। और दूसरा कि उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए वापस से, क्योंकि भाई केस को डिस्पोज भी तो करना है, तो उसलिए या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकते हैं कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, ठीक। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। देखिए अगर देखिए लिखा है ना मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आई तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इफ़ थिंक फिट एक्ट, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब अटेंडेंस जो विटनेस की अटेंडेंस के लिए होता है उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए किसी भी पर्सन को अटेंडेंस के लिए पहली बात बुलाया जा सकता है, ये कंफर्म आप जान लीजिए। एक्सेप्ट इसमें चीज़ें और भी दे रखी है किसको किसको नहीं बुला सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कोई भी जो कि ऐसा पर्सन, ऐसा मेल जो कि अंडर एज है, मतलब 15 से कम है, और ऐसे कोई मेल जो कि 15 से कम है या तो 65 से ज़्यादा हैं एज, यानी 15 साल से कम के हों, 65 से ज़्यादा के हों, तो उनको बुलाना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर या फिर डिसेबल हों, महिलाओं को, और साथ में उनके प्लेस में जाके हम अटेंडेंस उनकी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो ये बोलता है, देखिए कोई भी पुलिस ऑफिसर इस चैप्टर के अंदर ओरली और इसको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक सच स्टेट गवर्नमेंट में। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो मतलब कि इस पुलिस की रैंक को फिक्स की है उससे बिलो नहीं होने चाहिए, ठीक। में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब हिज बिहाफ एक्टिंग रिक्विजिशन ऑफ ऑर्डर एग्जामिन orally any person supposed to the acquainted with the fact of circumstances। देखिए पहली बात स्टेट गवर्नमेंट ने जो रैंक को फिक्स की है उससे बिलो नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर। और साथ में उसमें जैसे कि अगर किसी विटनेस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, तो पहली बात उनको सही बयान देना है, ठीक है। अगर वो किसी टाइप के गलत बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जो कि आईपीसी में मतलब इसमें क्रिमिनल पेनल्टी भी लग सकती है उस पर्सन पे, ठीक। और जो कि ओरली दिया गया है, जो मतलब कि जो बयान दिए गए हैं ओरली, उसे रिटन में लिखा जाएगा, ठीक है, उसे रिड्यूस किया जाएगा राइटिंग में, पहली बात। और साथ में ही इलेक्ट्रिक, ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कि ये सब भी कर सकते हैं। और वीमेन के लिए वीमेन महिला होनी अनिवार्य है, ठीक है। देखिए फिर से मैं बोल देती हूँ, देखिए ये बोल रहा है जैसे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रैंक प्रिस्क्राइब की है इससे बिलो नहीं होने चाहिए। और जो इस पर्सन का मतलब कि
एग्जामिनेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पर्सन बाउंड है लिखने मतलब कि सही जवाब देने का, और मतलब कि अगर नहीं देता है तो उसे क्रिमिनल पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। और साथ में जैसे कि अब किसी ने ओरली दिया है तो उसे राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, और अगर महिला है तो महिला के लिए महिला ऑफिसर होना अनिवार्य है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन। देखिए अगर किसी भी पर्सन का किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन यूज स्टेटमेंट इन एविडेंस। देखिए अगर कोई भी पुलिस स्टेटमेंट ले रही है तो उसमें साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एज अ एविडेंस करा जा सकता है, और पुलिस को किसी भी टाइप का बयान देना आपके खिलाफ नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि कई बार मतलब देखते हैं लोग मतलब पुलिस थोड़ा ज़बरदस्ती करके मतलब किसी भी पर्सन को कहती है कि तुमने ही किया, और लोग डर के मारे ये कर देते हैं, या कोई ऐसा कहते कि अब तुमको ये दिया जाएगा, तुम्हें इतना दिया जाएगा, तुम अब मतलब कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही ने किया। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें लाई गई कि पुलिस को स्टेटमेंट देना कोई वो नहीं है कि आपको मान लिया जाएगा कि हाँ आपने ही किया है। तो साफ सिर्फ इतना बोला है कि उसमें जो स्टेटमेंट दिया है उसमें साइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है, और जैसे कि अभी 154 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कि FIR है, FIR में भी हम लोग साइन करते हैं कि हम इंफॉर्मेंट हैं, हमारा इंफॉर्मेंट का साइन भी तो होना चाहिए कि हाँ हम ही थे, और तो उसको हम कोऑर्पोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए भी ये पुलिस रिपोर्ट, ये जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी कोऑर्पोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर सब्सटैंटिव पीस नहीं माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 163 नो इंड्यूसमेंट टू द ऑफर्ड, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। अगर मान के चलिए किसी पर्सन का स्टेटमेंट ले रहे थे, ठीक है, तो उसने इसमें क्या बोला है, ना इंड्यूसमेंट कर सकते हैं ना ऑफर दे सकते हैं। इंड्यूसमेंट यानी डराना, धमकाना, थ्रेट करना, क्वेश्चन करना, या तो उसे ऑफर देना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये ए पर्सन है, इन्हें बोला पुलिस ने कि पहली बार डराया, तू हाँ बोल, तुझे बोलना ही पड़ेगा, खूब मारा पीटा और उससे यहाँ करा दिया कि तुम ही ने किया है। या तो दूसरा कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है ना तुम्हारे फैमिली वालों को मार देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे, इस तरह के डर दिया जाता है, दे सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट है जैसे कि ऑफ़र देते हैं कि तुम इसको वो कर लो, तुम इसके अपने खिलाफ़ बयान दे दो, तुम हाँ कर दो, तुम ये कर दो तो मैं तुम्हें जेल से जल्दी छुड़ा लूँगा, या मैं तुम्हारे परिवार को ये दे दूँगा, ये कर दूँगा। ये सब नहीं कर सकते हैं, ये ना ही ऑफ़र कर सकते हैं, ना ही उसको डरा धमका सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो देखिए पुलिस के पास पावर है, हम लोगों ने जब पुलिस की पास पढ़ी थी उसमें इन्वेस्टिगेशन में उसको पावर मिलती है कि वो कहीं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहीं भी सर्च कर सकता है, किसी भी उस प्लेस पे, ठीक है। और देखिए इसको सिंपल से इतना पहले स्पेशली ये जान लीजिए, देखिए अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना है, सर्च करना है ना, तो पहली बात उसके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि इस जगह पे ये पर्सन मिल सकता है, इस जगह पे ये एविडेंस मिल सकते हैं, ये ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन करना। ऐसे ही नहीं कहीं मुँह उठा करके चले गए इन्वेस्टिगेशन करने, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको पुलिस को लगना चाहिए कि हाँ ये रीज़न टू बिलीव है कि यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ पे लगता है। किसी को परेशान करना नहीं मोटो है, उन्हें सिर्फ अपना एविडेंस ढूंढना ज़रूरी है। वो कहीं भी जाकर नहीं सर्च कर सकते, उन्हें रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, तब वो जाकर के सर्च कर सकते हैं, तब उनकी वो पावर्स काम आएंगी, उनको पावर्स बोला जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये है हमारी, ठीक। अगर मान के चलिए किसी अनदर जुरिस्डिक्शन में, तब क्या करेंगे, तो वो पहले अगर किसी जुरिस्डिक्शन में है और लगता है कि वो स्केप हो जाएगा, वो भाग जाएगा किसी भी तरीके से, तो वो उससे खुद भी जा कर के पकड़ सकते। देखिए अभी पढ़ेंगे आगे, हमने पीछे भी पढ़ा है कि अगर अदर जुरिस्डिक्शन में है तो वहाँ के मजिस्ट्रेट से बात करेंगे कि भाई हमें यहाँ सर्च करना है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तब आगे करेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में लगता है कि देर हो जाएगी, वो पर्सन भाग सकता है, हमारे एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो हम वो डायरेक्टली जाके भी पकड़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 166 बोलता है
When officer in charge of police station may require another to issue search warrant. देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर पुलिस अदर जुरिस्डिक्शन में है तो वो जो अदर पुलिस जो मतलब कि जैसे कि इस जुरिस्डिक्शन में अक्यूज़ बैठा है और इस जुरिस्डिक्शन में यहाँ से आया है कि भैया इनको पकड़ना है, तो ये यहाँ से पुलिस स्टेशन में बात कर सकते हैं और उसको पकड़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक, डिले होता है। देखिए अगर मान के चलिए किसी भी टाइप को लगता है, फिर से इसमें यही बताया है कि अगर किसी भी टाइप से डिले होता है, लगता है कि भाग जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो डायरेक्टली पकड़ सकता है। अब और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जो भी प्रोसीजर है उनको भेज सकता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। और हम लोगों ने पढ़ लिया है 162, 163, 164 रह गया है, जो कि मैं आप फिर से पढ़ा रही हूँ। 164 बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 सेक्शन मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, लेकिन वो बाद में नहीं पढ़ाने पड़ेंगे। 164 पहले पढ़ लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। पहली बात, कन्फेशन और स्टेटमेंट अगर किसी भी पर्सन का लिया जा रहा है, मतलब कि कन्फेशन क्या है कि अगर मैंने ये जुल्म किया है तो मैं इसको कन्फेस कर रही हूँ कि हाँ ये मैंने किया है ना, और कुछ बयान दे रहा है। स्टेटमेंट जैसे कि आप लोगों ने एविडेंस में पढ़ा होगा हर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है और ये कन्फेशन है। मतलब स्टेटमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कन्फेशन तो कुछ ही चीज़ हो सकता है ना कि हाँ ये मैंने किया था। पूरी कहानी बता दी और उसके बाद बोला हाँ ये मैंने किया था, पूरा वो कहानी स्टेटमेंट हुआ और जो मैंने किया है वो कन्फेशन हुआ। पहली बात, ठीक है, स्टेटमेंट और कन्फेशन आपको समझ में आ गया होगा। सारा कन्फेशन स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट कन्फेशन ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक, चलिए 164 बोलता है कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जो इसमें लिखा है ना, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे वेदर और नॉट जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन स्टेट। देखिए अगर किसी भी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं और हमारे जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये दोनों लोग किसी भी जुरिसडिक्शन में रह करके किसी भी जुरिसडिक्शन के उस कन्फेशन और स्टेटमेंट ले सकते हैं किसी भी पर्सन का। ठीक, प्रोविज़न बोलता है कि जैसे कि प्रोवाइडेड दैट कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर द सबसेक्शन में रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट। देखिए जिस पर्सन का स्टेटमेंट लिया जा रहा है उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में ये होनी चाहिए, उसे ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मोड में करा जाएगा। ठीक है, और दूसरा प्रोविज़न बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्ड बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, ये मैंने पहले भी अभी बताया है कि ये पावर सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की है। ठीक, क्लॉज 2 बोलता है द मजिस्ट्रेट। देखिए क्लॉज 2 बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले जैसे मजिस्ट्रेट को पावर्स हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, वो कन्फेशन ले सकते हैं किसी भी पर्सन का, तो कन्फेशन स्टेटमेंट दोनों ही ले सकते हैं ना। तब पर उससे पहले जैसे स्टेटमेंट लेने को आए तो उन्हें ये बताया जाएगा, मजिस्ट्रेट साफ उन्हें शब्दों में बताएंगे ये आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है, ये आपको मतलब कि पनिशमेंट दिला सकता है, ये आपके खिलाफ होगा। तो अगर फिर भी पर्सन चाहता है कि हाँ मैं इसको स्टेटमेंट देना है, कन्फेशन देना है, हाँ ये मैंने ही किया है, तो वो देगा। वॉलेंटरीली होना चाहिए, उससे ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं किया जा सकता है, पहली बात। ठीक है, और क्लॉज 2 बोलता है साथ में मतलब मजिस्ट्रेट ये भी बोलेंगे कि तुम कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो,
तुम इसको गुनाह को कबूल करने के लिए बाउंड नहीं हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारा अगर तुम्हें लगता है देना है तुम दे सकते हो, वॉलंटरी ही देना है, ठीक। क्लॉज 3 बोलता है अगर कोई भी कन्फेशन देने के लिए मतलब कन्फेशन देने के लिए अभी तैयार नहीं है तो उसे पुलिस स्टेशन वापस नहीं भेजा जाएगा। देखिए पढ़ती हूँ। इफ़ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज़ रिकॉर्डिंग द पर्सन अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट said that he is not willing to make confession, thus magistrate shall not authorize to detain of the police custody। See, अगर देखिए अगर क्लॉज 3 बोलता है अगर कोई भी पर्सन इस वक्त जब आया कन्फेशन के लिए पर वो तैयार नहीं था कन्फेशन देने के लिए, वो तब क्या करेंगे, तो मजिस्ट्रेट कभी भी किसी भी हालत में उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? देखिए अगर अभी किसी पर्सन ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है, मतलब अपना कन्फेशन नहीं किया, पुलिस के पास वापस भेज दिया, और पुलिस तो जानते हैं आप ना वालों को भी हाँ करा देती कई बार, ठीक है, तो इसलिए पुलिस कस्टडी वापस नहीं भेजेंगे, ये हमारा क्लॉज 3 बोलता है। हमारा क्लॉज 4 बोलता है एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन मैनर प्रोवाइड। कोई भी जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको जो कोड में प्रिस्क्राइब है उसी मैनर में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, साथ में उसकी साइन भी कराया जाएगा, ठीक। और साथ में ये जैसे लिखा हुआ है ना, आप नीचे पढ़िएगा, आई हैव एक्सप्लेन टू नेम दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। ये सब मजिस्ट्रेट बोलेंगे कि भाई हमने बताया कि आपके खिलाफ़ ये यूज़ हो सकता है, ये आप बाउंड नहीं है देने के लिए, ये सब मतलब उनको बोला जाएगा, बताया जाएगा ना। क्लॉज 5 बोलता है एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन मेड under subsection shall be record manner behind provided such evidence opinion। अगर कोई भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है उन्हें थिंक फिट लगता है तो उसे वो ओरली मतलब कि ओथ पे ले सकते हैं, है ना, कोई भी स्टेटमेंट को ओथ पे वो ले सकते हैं, उसको और मतलब कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लॉज जो हमारा 5A बोलता है 2013 में पहली बार इसको ऐड किया गया था, और प्रीलिम्स में जैसे ये पूछ सकते हैं, ये जो 164 का जो 5A है वो कब जोड़ा गया, 2013 में जोड़ा गया था। जो निर्भया केस आया था उसके बाद ये सब मतलब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए थे CRPC में, वो सब में है ना। तो ये बोलता है जो ये सेक्शन है 354 354A, ये सब जो सेक्सुअल हरासमेंट के हैं, जो महिलाओं से लेके जो केसेस हैं, तो उन सब के लिए मतलब पहले बोलता है द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड स्टेटमेंट अगेंस्ट द होम कमिटेड मैनर प्रिस्क्राइब। तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, शैल लिखा है तो कन्फर्म वही ही रिकॉर्ड करेंगे, है ना। और जो ये क्लॉज 5 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्लॉज 5 में बोला ना कि ओथ में रिकॉर्ड करेंगे तो उस मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान के चलिए प्रोविज़न बोलता है अगर वो पर्सन जो है वो टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबल हो गया है तो साथ में उसको उस इंटरप्रेटर के असिस्टेंट में और स्पेशल एजुकेटर के साथ रिकॉर्ड करेंगे, है ना, और साथ में वीडियोग्राफी भी करेंगे। और नेक्स्ट बोलता है कि 6 बोलता है हमारा कि जैसे कि हो सकता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में था तो वो भैया दूसरी जुरिस्डिक्शन में मिले थे, उस तो दूसरी जुरिस्डिक्शन वाले हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन लिया था या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, है ना, तब वो क्या करेंगे, हमारी जुरिस्डिक्शन का केस था तो वो हमें फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक। और 164A भी है जो कि बताता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम रेप। एक जो हम लोगों ने अभी एक्यूज का एग्जामिनेशन हम लोगों ने 50 किस में पढ़ा था,
हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। और हम लोग इतना बता देती हूँ, चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था अरेस्ट हाउ मेड में, जब पुलिस के पास और इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था तब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो कौन सा सेक्शन था मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इसमें बताता है अगर कोई भी इसमें विक्टिम की बात की है, उसमें एक्यूज़ की बात की गई थी। और इस बोला है अगर कोई भी रेप का जो केस है अगर कमिट हो रहा है या तो मतलब कमिट होने वाला था या हो गया है, तो उस केस में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसकी कंसेंट के साथ 24 आवर्स में उसका एग्ज़ामिनेशन कराएंगे। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं अवेलेबल हैं तो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन मतलब जो गवर्नमेंट वाले हैं वो नहीं अवेलेबल हैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसे उनसे भी करा सकते हैं, और साथ में उनके कंसेंट के साथ ही कराना ज़रूरी है। और जैसे कि ये हमारा लीलू @ राजेश एंड अदर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015 के केस में जो 2 फिंगर वाला चेक मतलब टेस्ट होता था उसको मना कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब वो टेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और साथ में उस जो पर्सन का जिसका जो रेप विक्टिम है उसका एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसकी कंसेंट के साथ होगा, पहली बात विदाउट डिले होना चाहिए, है ना। और एग्ज़ामिनेशन कराएगा, जो रिपोर्ट्स हैं उसे फॉरवर्ड कर देंगे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। और रिपोर्ट्स में क्या क्या लिखेंगे वो क्लॉज 2 बताता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, एज, मटेरियल टेकन, DNA, इंजरी कहाँ कहाँ हुई, मेंटल कंडीशन, मटेरियल और अदर उनको लगता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सबको कंसाइज करके उसको उसे भेज दिया जाएगा, ठीक है। साथ में क्लॉज 5 बोलता है जैसे कि एग्जैक्ट टाइम कमेंसमेंट का, मतलब कि जब वो ये केस हुआ है, जब ये रेप हुआ है तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है वो भी भेजा जाएगा, ठीक है। लॉफुल एग्जामिनेशन होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर, ये तो हम लोगों ने खैर पढ़ लिया है। और कौन सा पढ़ लिया है, हाँ 164 रह गया था, 164A वो कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया 165 पढ़ ही लिया है, 166 भी पढ़ लिया, 166A है जो कि बोलता है लेटर टू रिक्वेजिशन टू कंप्लीट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन कंट्री और प्लेस आउटसाइड। पहली बात इनको आप जान लीजिए, थोड़ा सा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ लिया कि ये लेटर वाला सेक्शन किस में है, तो इस सेक्शन में है 166 में, 166A में है। तो पर ये होता क्या है ये मैं बता देती हूँ। अगर मान के चलिए कहीं इन्वेस्टिगेशन इंडिया के बाहर करनी है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। इंडिया के बाहर इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 166B, जो कि अगर मान के चलिए इंडिया में किसी को आना है तो वहाँ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा, तब वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 167 सेक्शन है जो कि ये हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर से मैं बता देती हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ सेक्शन छोड़ करके हर एक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट, जो कि आम जनता को भी मालूम होना चाहिए, जो कि मालूम नहीं होता। हम लोग बेखबर, जो लॉ स्टूडेंट है वो तो पढ़ रहे, वरना और सारे सब लोग बेखबर सो रहे हैं ना। 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट इन 24 आवर्स। अगर प्रोसीजर जो इन्वेस्टिगेशन का 24 आवर्स में ख़त्म नहीं होता तब क्या करेंगे। देखिए, लोग बड़ा हौच पौच करके समझाते हैं, ये है वो है, बच्चे समझते ही नहीं पाता कितना कि ये इसमें क्या क्या है और क्या है। तो इसको मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बता रही हूँ, बहुत ही ईजी वे में। आप इतना समझ लोगे तो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बस एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वर्डिंग समझ में आ जाएगी कि आपको लिखना कैसे है ना। चलिए, मान के चलिए इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुए, तब क्या करेंगे। तो जो हमारे सब इंस्पेक्टर से नीचे के नहीं रैंक के होने चाहिए, पहली बात, ठीक। तो वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जो भी नियरेस्ट जुडिशियल हमारे जो भी हमारे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास जाएंगे, उनको वो कॉपी दिखाएंगे, जो कॉपी एंट्री है,
जो डायरी में उन्होंने एंट्री की है वो एंट्री दिखाएंगे, मतलब कि भाई ये एक्यूज्ड हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो ये गए इनके पास, मजिस्ट्रेट जी के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और फिर इन्होंने क्या किया, ये अपनी डायरी दिखाई, ये एक्यूज्ड हैं। तो फिर उसमें क्लॉज 2 बोलता है अगर जैसे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो मजिस्ट्रेट जो हमारे हैं, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड उन्हें दे सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 15 ही दिन दे, लेकिन मैक्स 15 दिन दे सकते हैं। लेकिन जैसे 7 दिन दे दिया, 8 दिन दे दिया, 9 दिन दे दिए, ऐसे मतलब डेज़ पे डिपेंड करता है वो कैसे दे रहे हैं ना। और 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, पहली बात। ठीक, हमारा प्रोविज़न बोलता है जैसे 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दे दी, ठीक है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तब क्या करेंगे? अगर 15 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उनके पास पावर ये नहीं है कि, मतलब पावर क्या, मतलब वो नहीं भेज सकते हैं पुलिस के पास वापस, फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा। होती जेल ही है लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। देखिए, मान के चलिए इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में नहीं कंप्लीट हुई तो 90 दिन की हो सकती है, 60 दिन की हो सकती है। 90 दिन में जैसे 10 साल से ज़्यादा के केस हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ वाले केस है, इसमें 90 डेज़ के लिए जुडिशियल रिमांड भेज सकते हैं। और अदर केसेस जो बचे, मतलब 10 साल से कम के, वो 60 डेज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए इतने डेज़ दे सकते हैं। मान के चलिए 90 डेज़ में भी नहीं कंप्लीट हो पाती है इन्वेस्टिगेशन, तो जो मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारे ये तो जो मतलब जो एक्यूज्ड है उस पर्सन को डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर दी जाएगी। समझ में आया? अगर 90 दिनों में भी नहीं पूरी हुई इन्वेस्टिगेशन तो उस पर्सन को डिफ़ॉल्ट बेल पे छोड़ दिया जाएगा। देखिए, अब वो उस पे है कि सिक्योरिटी ले रहे हैं, नॉन सिक्योरिटी ले रहे हैं, श्योरिटी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो डिपेंड्स है ना। सिंपल से सिर्फ इतना ही है। लोग बहुत इतना बड़ा सेक्शन है, अब इतना हेक्टिक बता देते हैं कि ये है वो है वो है। आप पढ़ के देखिएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रिव्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट करें। थैंक यू।